कभी आपने सोचा है अगर दुनिया में कोई ऐसा देश हो जो सच में सपनों जैसा हो, जिस देश में कभी कोई भूखा ना सोता हो, हर इंसान की इज्जत हो, बल्कि जहां इंसाफ बिकता नहीं बल्कि सबको मिलता हो। जी हाँ, ये मेरा सपना है, जहां सबके पास बराबर मौके हों, सपने पूरे करने की आज़ादी हो और सबसे बड़ी बात, जिंदगी की कद्र हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुलकर बताता हूँ मैं कैसे अपने सपनों के देश को देखता हूँ। और इस देश का पहला पिलर होगा एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ ड्रीम। देश को अगर दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो यहाँ पढ़ाई सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं होगी। इस स्कूल में बच्चों की काबिलियत को निखारा जाएगा। जरा सोच कर देखो कि कोई बच्चा इसलिए डॉक्टर नहीं बनेगा कि उसके माँ बाप ने उससे कहा था, बल्कि वो इसलिए डॉक्टर बनेगा क्योंकि उसके अंदर सच में लोगों की जान बचाने का जुनून होगा। एजुकेशन सिस्टम किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बच्चे को उस एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जिसका आगे चलकर उसकी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है। बच्चा स्कूल जाता है एक फ्रेश दिमाग के साथ, लेकिन वहां जाकर उसे पकड़ा दिया जाता है पूरे साल का सिलेबस और अननेसेसरी सब्जेक्ट्स। जहां उस बच्चे के दिमाग में इतना पोटेंशियल था कि वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ एक सिलेबस के बोझ के तले दबा दिया जाता है। और यहाँ टीचर्स की कोई गलती नहीं है, यहाँ गलती है सिस्टम की, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की। मैं अपनी ड्रीम कंट्री के स्कूल्स में कुछ ऐसे टीचर्स को देखता हूँ जो बच्चों को बहुत आसान तरीके से मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाए। हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पर किसी स्कूल टीचर को देखा जिनके पढ़ाने का तरीका मुझे इतना पसंद आया कि मैं उसे आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, और भी कई मेथड है जिससे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ध्यान देता हूँ। तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था मीडिया। उसके लिए मैंने एक बॉक्स के ऊपर व्हाइट पेपर को चढ़ा के उसको अच्छे से कवर कर दिया और बच्चों की हेल्प से उसके ऊपर कैमरामैन लिखा। देन एक होल करके उसके अंदर अपना फोन का कैमरा फिक्स कर दिया। देन मैंने बच्चों को समझाया कि रिपोर्टर का वर्क किस तरह से होता है और कैसे वो सवाल करते हैं। अब बारी थी बच्चों की। बच्चों ने अपने क्लासमेट से बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल पूछे कि इस बार फर्स्ट कौन आएगा, कल 2 बच्चों के बीच झगड़ा क्यों हुआ, तुम इतना शोर क्यों मचाते हो। इस एक्टिविटी से बच्चे फील्ड वर्क को सीखेंगे कि किस तरह से अलग अलग प्रोफेशन के लोग वर्क करते हैं और मे भी बड़े होकर इनमें से ही कोई एक फेमस टीवी एंकर बने। उसके बाद बच्चों ने टीचर से भी सवाल करे कि रिपब्लिक डे की क्या तैयारी है, कितने परफॉर्मेंस है और क्या क्या हो रहा है। ओवरऑल यह एक फन एक्टिविटी थी। वीडियो कैसे लगी प्लीज टेल मी। अगर हर स्कूल में कुछ ऐसे ही टीचर्स हों तो बच्चों को मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। और मेरी ड्रीम कंट्री में कुछ ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो फिजिक्स जैसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझा दें। तो इन भाई साहब ने हजारों के ग्लास में वाइन को घुमाया और उल्टा कर दिया और गिरा नहीं। अब क्या हम इस वाइन के ग्लास को घर में ड्रिल मशीन की मदद से बना सकते हैं? आ जाओ। तो सबसे पहले इस ग्लास का बेस काटा बड़े ध्यान से और उसके बाद ड्रिल मशीन में डालने की कोशिश की कपड़ा लगा के। अब कपड़ा लगा के डिसबैलेंस हो रहा था तो भैया डर था कि ये टूट ना जाए, तो प्लीज घर में ट्राई ना करें। गत्ते के डब्बे में पहले ट्राई किया, घुमा के देखा कि भैया टूटेगा तो नहीं, तो सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर सोचा ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे ले आए नॉन एल्कोहलिक बियर, गलत मत समझना, और भैया इसमें डाल दिए। अब किताबों के हिसाब से कहें तो घुमाने पे यहाँ पे एक इमेजिनरी फोर्स, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। एक्चुअली पार्टिकल्स अवे फ्रॉम द सेंटर जाना चाहते हैं तो वो दीवार पे चिपक जाते हैं ग्लास की। जितनी तेज घुमाएंगे उतना बढ़िया। और इम्तिहान की घड़ी आ गई है और जैसे उल्टा किया भाई साहब थोड़ा सा गिरा, लेकिन हमारी जो नकली बियर है वो कंटेनर पे टिकी रह गई। यानी कि भैया हमारी फिजिक्स काम आई। अब इसको सीधा करना भी एक टास्क था और सीधा करते भी 1-2 बूंदे गिरी, लेकिन मेजरली हमारी नकली बियर यहाँ रह गई। तो भाई साहब पीने का मजा ही अलग आया था मेहनत के बाद। आजकल जो स्कूल लाइफ में पढ़ाई हो रही है वो सिर्फ किताबों तक सीमित है। बच्चे रियल लाइफ में प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे वो सिखाया नहीं जाता। बड़े दुख से मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम रट लो, नंबर लाओ और डिग्री लो वाले फॉर्मूले पर चल रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमें रियल लाइफ में कभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ा है? शायद नहीं, लेकिन हर बच्चे को यह जरूर पता होना चाहिए कि पैसे कैसे मैनेज करने हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और टैक्स और जीएसटी सिस्टम क्या होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे स्कूल्स में पढ़ाया ही नहीं जाता। और मैं अपनी ड्रीम कंट्री में इन्हीं सब गैप्स को फिल होते हुए देखना चाहता हूँ। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है कंट्री का हेल्थ सिस्टम। जरा सोच के देखो, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हों जहां लोगों की जान सिर्फ इसलिए ना जाए क्योंकि उनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। एक आइडियल कंट्री में ऐसे हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विस होनी चाहिए जो कि बेस्ट मेडिकल सर्विस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें बिना किसी वीआईपी पास के। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिसर्च के अकॉर्डिंग कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर मरे हुए इंसान को जिंदा बताकर इलाज करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे ठगने के लिए। ऐसा ही एक केस हुआ था 14 साल के बच्चे के साथ जिसमें उसकी 1 महीने पहले ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स उसके पेरेंट्स से 1 महीने तक पैसे ठग रहे थे। लेकिन जब इस हॉस्पिटल की काली करतूतें सामने आई तो इस हॉस्पिटल ने उस बच्चे के पेरेंट्स को 5 लाख रुपए कंपोजिशन फीस भी दी। और ये तो हॉस्पिटल का सिर्फ एक डेथ स्कैम है, ऐसे कितने ही स्कैम्स इस हेल्थ सिस्टम में होते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन ने 2019 में एक आर्टिकल
आरटीआई फाइल किया। इसके मुताबिक ये पता चलता है कि इंडिया की 20 से भी ज्यादा बड़ी फार्मेसी कंपनीज डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को अपनी दवाइयां बेचने के लिए अलग से पैसे देती हैं। और तो और ये भी पता चलता है कि कुछ कंपनीज डॉक्टर्स को 3 लाख रुपए कैश और फॉरेन ट्रिप भी ऑफर करती हैं। मतलब जिस डॉक्टर को भगवान माना जाता है वही डॉक्टर गरीब लोगों के पैसों से फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया टुडे के 2017 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग फार्मेसी कंपनीज डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को सस्ते में दवाइयां देती हैं और हॉस्पिटल्स उन्हें डबल से ट्रिपल रेट में बेचते हैं। मतलब देख रहे हो आप किस लेवल का स्कैम हो रहा है। और जिस देश की मैं इच्छा रखता हूं, मैं चाहता हूं कि वहां ऐसे स्कैम्स दूर दूर तक ना हो। और इस आइडल कंट्री का तीसरा सबसे बड़ा पिलर होगा इक्वालिटी और जस्टिस, यानी इस देश का जुडिशरी सिस्टम। कभी सोचा है इंडिया में ऐसा होता कि अमीर और गरीब को एक ही कानून के हिसाब से सजा मिलती और औरतों और आदमियों को भी बराबर की ही सजा मिलती। अभी कुछ हफ्ते पहले आपने अतुल सुभाष के केस के बारे में तो सुना ही होगा। जिसमें एक औरत ने अपने पति का इतना जीना हराम करा और इस लेवल का हरास करा कि मजबूरन पति को अपनी पड़ गई। सबसे पहले अतुल सुभाष ने 1 घंटे की वीडियो अपलोड करी और उसमें यह कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर ही किसी गटर में बहा देना। और ये वीडियो इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है कि मैं आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकता। और हैरानी वाली बात तो यह है कि अभी तक उन्हें सही ढंग से इंसाफ तक नहीं मिला। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग हर 1 लाख लोगों पर 222 पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए और इंडिया में हैं कितने? 156। और हर 1 लाख लोगों पर 50 जज होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? सिर्फ और सिर्फ 22। मैं चाहता हूं इस सपनों के देश में सबके साथ बराबर का न्याय हो और उस देश के लोगों को अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा हो। अब अगर किसी देश को परफेक्ट बनाना है तो बेरोजगारी को खत्म करना बहुत जरूरी होगा। इंडिया एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है और इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है। यानी जहां इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, वहीं इंडिया के ग्राउंड लेवल पर इतनी बेरोजगारी है। अक्सर जब बेरोजगारी को एनालाइज करा जाता है तो ये देखा गया है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जितना प्रॉफिट कमा रही हैं और उन्हें जितना ज्यादा टाइम हो रहा है उतने ही उनके एम्प्लॉइज कम होते जा रहे हैं। 2011 में कोका कोला के एम्प्लॉइज के बारे में पता चलता है तो इनके टोटल एम्प्लॉइज थे 1,50,000 और 2022 में पूरे 10 साल बाद जब इनके एम्प्लॉइज के बारे में पता चला तो सोच कर देखो कितने होंगे। हैरानी की बात यह है कि 10 सालों में इनके एम्प्लॉइज आधे से भी ज्यादा कम हुए हैं। टोटल एम्प्लॉइज 82,000। और ये टॉपिक इतना ज्यादा बड़ा है कि इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है। अब बेरोजगारी से बचने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, अपनी स्किल्स को जितना हो सके पॉलिश करना, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास कमी है तो सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की। हमारी इस आइडियल कंट्री में हर युवा के पास एटलीस्ट 5 हार्ड स्किल्स तो होनी ही चाहिए। मतलब 5 स्किल्स अगर उस युवा के हाथ में है तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। और स्कूल्स में तो कंपलसरी होना चाहिए कि जब स्टूडेंट 12th पास करे तो उसके पास एटलीस्ट 2 स्किल्स तो हों। उसमें से पहली स्किल्स मनी मैनेजमेंट और दूसरी स्किल कोर इंग्लिश स्पीकिंग। और यही 2 सब्जेक्ट्स हमारे स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए और यही चीज हमारे देश की जड़ भी बनेगी। एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट। वहीं 5वां और सबसे जरूरी पॉइंट होता है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। अगर हम चाहते हैं कि कोई देश दुनिया में सच में आगे हो तो हमें यूजर्स नहीं इनोवेटर्स बनना होगा। हमें इंस्टाग्राम को यूज करने वाला यूजर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम जैसा कुछ बनाने वाला इनोवेटर बनना होगा। इस देश के लोगों को इनोवेशन के बारे में सोचना होगा। अब जरा सोच कर देखो, अगर मार्क जकरबर्ग इनोवेशन नहीं करते तो मेटा जैसी कंपनी बन पाती? या फिर अभी का ही एग्जांपल ले लो, अगर सैम एल्टमैन के दिमाग में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का जुनून ना होता तो क्या चैट जीपीटी जैसा एआई बन पाता? तो आखिर में सवाल यही आता है, क्या ये सपनों का देश सपना ना बनकर एक हकीकत बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा देश सच में बन सकता है। लेकिन इस देश के हर नागरिक को, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, सबको इस सिस्टम को सुधारने के लिए कदम उठाना होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे कई दिन की मेहनत लगी है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।